एक तूफानी रात थी। बारिश इतनी तेज थी कि मानो आसमान फट गया हो। एक 14 साल का भिखारी लड़का गीला भीगा बीच सड़क पर खड़ा था और उसने एक महिला सीईओ की गाड़ी का रास्ता रोक लिया। उसने अपनी गीली जेब से एक पुरानी सी नोटबुक निकाली जो उसके दादा की थी और उसे उस महिला को थमा दी। मेरे दादाजी ने मुझसे कहा था कि जब कभी भूख लगे तो तुम्हारे पास आना। उसकी आवाज कांप रही थी। वो महिला जिसका नाम बाई निंगबिंग था। पहले तो समझ नहीं पाई। उसने झट से नोटबुक छीनी और खोलकर देखा। पहले पन्ने पर लिखा था विवाह अनुबंध। उसकी आंखें फैल गईं। वो जो देख रही थी उस पर उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसका अपना नाम साफ साफ लिखा था, पोती बिंगबिंग और पोता हाई चांग सदा सुखी रहें। बाई निंगबिंग ने नोटबुक को इतनी जोर से पकड़ा कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ गईं। उसने ऊपर देखा। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। तेरा नाम हाई चांग है? मैंने सिर हिलाया। हाँ। बिंग बिंग इतनी गुस्से से कांप रही थी कि उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने दांतों से कहा, यह बूढ़ा आदमी, मरते मरते भी चैन नहीं मिला। आज के जमाने में बचपन की ये मूर्खतापूर्ण सगाई। उसे इतनी घृणा हुई कि उसका पेट मरोड़ने लगा। बता दे कितने पैसे चाहिए? ये ले और गायब हो जा। मेरे सामने कभी मत आना। मैं सुनकर सन्न रह गया। मैंने सिर हिलाया। मुझे पैसे नहीं चाहिए। दादाजी ने कहा था कि मुझे यहां बड़े होने तक रहना है। मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है। बाई निंगबिंग ने मेरे चेहरे को घूरा जैसे कोई झूठ ढूंढ रही हो, लेकिन मेरी आंखों में सिर्फ एक अजीब सी शर्मिंदगी थी जो उम्र से बिल्कुल अलग। वो मुंह मोड़कर अपनी लग्जरी कार की तरफ चल दी और जोर से दरवाजा पटक दिया। अंदर बैठकर उसने फोन उठाया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। पापा, मुझे एक स्पष्टीकरण चाहिए। यह क्या है कि कोई भिखारी लड़का दरवाजे पर विवाह अनुबंध लेकर आया है? दूसरी तरफ से एक थकी हुई आवाज आई। बिंग बिंग का चेहरा और बिगड़ गया। मुझे कोई परवाह नहीं। दादाजी का यह फैसला था। मुझे इसकी सजा क्यों मिले मैं मान नहीं सकती। उसे बोलो कि निकल जाए, जहां मर्जी जाए। वो चीखी। महंगी कार उसकी चीख से थर्रा गई, लेकिन दूसरी तरफ से आवाज शांत और नरम थी जिससे उसका गुस्सा और बढ़ गया। कुछ मिनट बाद उसने फोन काटकर सीट पर पटक दिया। आंखें बंद करके उसने अपनी कनपटी मस ली। जब उसने फिर आंखें खोली तो उनमें सिर्फ अंधेरा था। वो कार से बाहर निकली और सीधे मेरे पास आई। बारिश की फुहारें मुझ पर पड़ रही थीं। उसने सिर्फ दो शब्द कहे, चल अंदर आ। मैंने अपना प्लास्टिक का बैग पकड़ा और हिचकिचाते हुए उसके पीछे हो लिया। मेरे जूतों ने उसके विला के संगमरमर के फर्श पर पानी और कीचड़ के निशान छोड़ दिए। रुक! बिंग बिंग चिल्लाई। उसकी आंखों में घृणा उमड़ रही थी। उसने शू रैक से एक जोड़ी चप्पल और एक तौलिया फेंका। ये पहन ले और मेरे घर में कुछ नियम याद रख। मैंने तौलिया पकड़ा। जल्दी से अपना चेहरा और बाल पोंछे सिर झुकाकर सुनता रहा। बिंग बिंग ने बाहें चढ़ाई। उसकी आवाज बिल्कुल ठंडी थी। पहला, इस विला की 3 मंजिलें हैं। दूसरी मंजिल मेरा निजी इलाका है। मेरी इजाजत के बिना वहां मत जाना। दूसरा, मुझे मिस बाई कहकर बुलाना, दीदी या कुछ और मत कहना। तीसरा और सबसे जरूरी, बाकी सबको बताना कि तुम मेरे पिताजी के दूर के रिश्तेदार का बच्चा हो जो कुछ दिनों के लिए यहां रुका है। अगर एक शब्द भी कह दिया तो सड़क पर सोने के लिए निकाल दूंगी। मैंने चुपचाप सिर हिलाया। मुझे याद है मिस बाई। बाई निंगबिंग मुझे उस विशाल शानदार लिविंग रूम से ले गई और एक कोने में एक छोटे से दरवाजे पर रुकी। उसने दरवाजा खोला तो अंदर सामान से भरी एक छोटी सी स्टोर रूम नजर आई। हवा में धूल और फफूंदी की बदबू थी। बिंग बिंग ने अंदर के एक खाली कोने की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज में कोई गर्माहट नहीं थी। यहीं रहना, बिस्तर नहीं, चादर नहीं, सिर्फ ठंडा फर्श। मैंने उस अंधेरी तंग जगह को देखा, फिर ऊपर देखा और एक हल्की सी मुस्कान दी। शुक्रिया मिस बाई, मेरे लिए बस छत होना ही काफी है। मेरी मुस्कान ने बिंग बिंग के दिल को छुआ। उसमें एक अजीब सी चिढ़ पैदा हुई। उसने सोचा, मैं तुझे कूड़ेदान की तरह यहां बंद कर रही हूं और तू शुक्रिया कर रहा है। उसने गुस्से से दरवाजा पटक दिया। मुझे और मेरी मुस्कान को अंधेरे में छोड़ दिया। रात गहरी थी। बारिश रुक गई थी। मैं ठंडे फर्श पर सिकुड़ा हुआ था। कपड़े अभी भी गीले थे। मैं कांप रहा था। मेरे दांत बज रहे थे। आवाज ऊपर तक जा रही थी। बिंग बिंग बिस्तर पर करवटें बदल रही थी। अचानक वो सीधी बैठ गई। चेहरे पर चिढ़ थी। उसने बाल बिखेरे, बिस्तर से उठी, एक पुरानी कंबल निकाली और नीचे की तरफ चल दी। क्लिक! उसने स्टोर रूम का दरवाजा खोला। मैं नींद से चौंका। बिंग बिंग ने बिना कुछ कहे कंबल मेरे सिर पर दे मारा। ले, बहुत शोर कर रहा है। इतना कहकर उसने फिर दरवाजा बंद कर दिया और मुंह मोड़कर चली गई। अगली सुबह बिंग बिंग सिर में दर्द के साथ उठी। उसके दिमाग में सिर्फ एक विचार था, मुझे और नियम बनाने होंगे, इतने कि मैं खुद ही चला जाऊं। गुस्से से भरी हुई ठंडे चेहरे के साथ वो नीचे उतरी, पर आधी सीढ़ियां उतरते ही वो रुक गई। रसोई से एक अजीब सी सुगंध आ रही थी, चावल की खुशबू। उसका पेट जो पूरी रात खाली था अचानक से जोर से भूख से गड़गड़ाया। बिंग बिंग खुशबू का पीछा करती हुई डाइनिंग रूम में आई और रुक गई। उसने सोचा था कि रसोई बिखरी होगी, पर वहां तो काउंटर चमक रहा था। सिंक में कोई कचरा नहीं था। मैं एक बहुत बड़ा एप्रन पहने हुए था जो मेरे पतले शरीर पर बिल्कुल ढीला था और चूल्हे पर काम कर रहा था। शोर सुनकर मैंने पीछे मुड़ा। एक प्लेट में सुंदर पारदर्शी चावल के रोल लिए हुए। गुड मॉर्निंग मिस बाई। लेकिन उसकी नजर मुझ पर और फिर मेज पर रखी गुलाबी झींगा मछली के पकौड़े, खरगोश के आकार के कस्टर्ड बंस और एक बर्तन में उबलता हुआ सफेद दलिया पर पड़ी। उसे याद आया कि उसके फ्रिज में बस कुछ बासी झींगा,
पुराना चावल और एक थैली आटा था। उसका गुस्सा उसके गले में अटक गया। तुझे किसने इजाजत दी मेरे फ्रिज को छूने की? उसकी आवाज अब भी ठंडी थी, लेकिन उसमें पहले जैसी तीखापन नहीं था। मैंने जल्दी से प्लेट नीचे रखी और धीरे से समझाया। मैंने देखा कि सामान खराब होने वाला था, बहुत बर्बादी होती, तो मैंने सोचा कि नाश्ता बना दूं। बिंग बिंग को कोई जवाब नहीं मिला। उसका चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने मेज से दूर एक कुर्सी खींची और बैठ गई। मैंने तुरंत एक कटोरी दलिया निकाला और उसके सामने रख दिया। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, सीधे चम्मच उठाया और खाने लगी। पहला निवाला मुंह में जाते ही उसकी हरकत रुक गई। वो गर्म सुगंधित दलिया उसके खाली पेट में उतर गया। धत, सच में बहुत अच्छा है। उसने चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखाया, पर दूसरा चम्मच जरूर उठाया। तभी ऊपर से जोर की आवाज आई, क्या खुशबू है, मुझे बहुत भूख लगी है। एक औरत, जिसके बाल पक्षी के घोंसले जैसे बिखरे हुए थे, तूफान की तरह नीचे आई और सीधे डाइनिंग टेबल पर जा बैठी। ये थी ग्विंकिंग, बिंग बिंग की सबसे अच्छी दोस्त, एक फिटनेस कोच जो अभी भी कल की शराब के नशे में थी। उसने नाश्ता देखा, उसकी आंखें चमक उठीं। हे भगवान बिंग बिंग, क्या तुमने बदलाव किया? आखिरकार अपने आप से प्यार करना सीख गई और मेरे लिए प्यार भरा नाश्ता बनाया। उसने एक पकौड़ा लेने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बिंग बिंग की जलती नजर से डरकर पीछे खींच लिया। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। अरे हैंडसम, तुम नए हो, नया हेल्पर, बहुत अच्छा बनाते हो, मुझे तुम पसंद आ गए। इतना कहकर उसने मेरा गाल दबाने की कोशिश की। मैं डरकर पीछे हट गया। बिंग बिंग को गुस्सा आ गया। ग्विंग, जाकर मुंह धो लो। हाँ हाँ, मुझे पता है। ग्विंकिंग ने हाथ हिलाया, पर उसकी नजर अब भी मुझ पर ही थी। उसने आंख मारी। रुक हैंडसम, मैं अभी आई और तेरे खाने का मजा लूंगी। कुछ मिनट बाद धोकर आई ग्विंकिंग मेज पर बैठी और सारा लिहाजा भूल गई। वाह, ये झींगा पकौड़े कमाल हैं। मेरे भगवान, ये दलिया तो जन्नत जैसा है। ये खरगोश बंस कितने प्यारे हैं। किसी को खरगोश कैसे खा सकता है? डाइनिंग रूम उसकी तारीफों से गूंज उठा। उसने आधा नाश्ता अपने ही पेट में डाल दिया और संतुष्ट होकर डकार ली। वो मेरे पास आई, एक बांह मेरे कंधे पर डाली। हैंडसम, तुम्हारा नाम क्या है? कहां से हो? उम्र कितनी है? कोई गर्लफ्रेंड है? उसके उत्साह ने मुझे शर्मिंदा कर दिया। मैं सख्त हो गया। मेरा नाम हाई चांग है, मैं सिर्फ 14 साल का हूं। ग्विंकिंग की आंखें फैल गईं। ओह, तो तुम छोटे भाई हो। बिंग बिंग, तुमने ये खजाना कहां से उठाया? बिंग बिंग ने उसे एक ठंडी नजर मारी। अगर खाना खा लिया है तो काम पर जाओ, इतनी ठंडी मत बनो। ग्विंकिंग हंसी और बिंग बिंग के कान में कुछ फुसफुसाया। बुरा नहीं है सीईओ, इस बच्चे का चेहरा देखो, बहुत आज्ञाकारी और हैंडसम है, और खाना तो मिशेलिन स्टार जैसा बनाता है। तुझे नहीं पता कि तू कितनी भाग्यशाली है? चुप रहे, बिंग बिंग ने तेजी से कहा। ग्विंकिंग ने उससे मुंह बनाया और फिर मुझसे बोली, शियाओ चांग, अब से मैं तेरी तरफ हूं। अगर कोई बुली करे तो मुझे बताना। नाश्ते के बाद मैंने एक पुराना कैनवस बैग कंधे पर लटकाया और धीरे से बोला, मिस बाई, मैं स्कूल में पंजीकरण करने जा रहा हूं। ग्विंकिंग ने टाइट स्पोर्ट्स वियर पहना हुआ था, जाने की तैयारी में। कौन सा स्कूल? आइकॉन हाई स्कूल। वो मेरे रास्ते में पड़ता है, मैं तुझे छोड़ देती हूँ। मैंने सिर हिलाया, एक कदम पीछे हटा। नहीं शुक्रिया, लेकिन दूर नहीं है, मैं पैदल चला जाऊंगा। इतना कहकर मैंने उन दोनों को प्रणाम किया और बाहर निकल गया। बिंग बिंग खिड़की के पास खड़ी मेरी पतली परछाई को देखती रही, जो धीरे धीरे दूर जा रही थी। उसे याद आया जब उसके दादाजी मरने वाले थे तो उन्होंने उसका हाथ पकड़कर कहा था, बिंग बिंग, हमारा हाई परिवार का कर्ज चुकाना होगा, तुम्हें हाई चांग का ख्याल रखना चाहिए। अगर उसे थोड़ी सी भी परेशानी हुई तो मुझे चैन नहीं मिलेगा। बहुत बोरिंग। बिंग बिंग ने चिढ़कर कार की चाबी उठाई, दरवाजा पटक दिया और बाहर निकल गई। आइकॉन हाई स्कूल के दरवाजे पर मैंने उस शानदार इमारत को देखा और अपने पुराने कपड़े महसूस किए, बिल्कुल बेमेल। हिम्मत जुटाकर जब अंदर कदम रखा ही था कि एक आवाज ने मुझे रोक लिया। अरे रुक! एक बीच की उम्र का सुरक्षा गार्ड मुझे घूर रहा था। उसकी आंखों में घृणा थी। क्या कर रहा है? यह स्कूल है, कबाड़खाना नहीं। मैंने जल्दी से विनम्रता से समझाया, सर, मैं नया छात्र हूं, पंजीकरण कराने आया हूं। लेकिन उसने मुंह बनाकर कहा, नया छात्र ऐसे दिखता है? एडमिशन लेटर दिखा। मैंने जल्दी से अपना बैग खोला, अंदर तलाशने लगा। उसने अचानक धैर्य खो दिया। मुझे धक्का देकर बोला, बहुत धीमा है, हट, रास्ता मत रोक। मैं अपना संतुलन खो बैठा, कुछ कदम पीछे हटा। टूट! मेरे बैग का कमजोर पट्टा अचानक टूट गया। बैग जोर से जमीन पर गिरा और मेरा सामान इधर उधर बिखर गया। एक पुरानी किताब, कुछ पेन और वो एडमिशन लेटर जिसे मैंने बड़ी सफाई से मोड़ा था। आसपास के छात्र फुसफुसा रहे थे और मेरा मजाक उड़ा रहे थे। उनकी हंसी सुई की तरह चुभ रही थी। मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने झुककर अपना सामान इकट्ठा करना शुरू किया। तभी एक काली पोर्शे धीरे धीरे गेट पर आकर रुकी। पिछली खिड़की का शीशा चुपचाप नीचे हुआ और एक नाजुक, अत्यंत सुंदर चेहरा दिखा। चश्मे के पीछे की आंखों ने उस गड़बड़ी को देखा। ओह अंकल झोंग, इतने गुस्से में क्यों? गार्ड की सारी जिद फौरन गायब हो गई। मिस लू, आप? बस एक दोस्त को लेने आई हूं। उस औरत जिसका नाम लू रुआन था ने अपना चश्मा उतारा। उसकी आंखें बहुत चुलबुली थीं। क्या ये लड़का तुम्हारे स्कूल का छात्र है? नहीं, ये तो मैंने सोचा बहुत मैला है। डर किस बात का?
लू रुआन हल्की हंसी। उसकी आवाज मीठी थी लेकिन बहुत दबदबा। वो पढ़ने आया है, तुमने दरवाजा रोका और उसका सामान बिखरा दिया। आइकुन हाई स्कूल की प्रतिष्ठा ऐसी नहीं है ना? सुरक्षा गार्ड के पसीने छूट गए। ये मिस लू स्कूल बोर्ड की अध्यक्ष की बेटी थी। एक शब्द में उसकी नौकरी जा सकती थी। उसने जल्दी से झुककर मेरा सामान उठाने में मदद की। माफ करना जवान, मुझे पहचान नहीं पाया। मैं इस अचानक बदलाव से हैरान था। बस अपना बैग पकड़कर उस काली पोर्शे को देखता रहा। लू रुआन ने मुझे मजाकिया अंदाज में आंख मारी, चश्मा पहना और खिड़की बंद कर दी। चलो। कार चुपचाप कैंपस में घुस गई और कोने में गायब हो गई। शाम को जब मैं विला लौटा तो लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। इधर उधर कपड़े बिखरे थे, ग्विंकिंग के आधे खाए स्नैक्स और हवा में आलस्य की गंध थी। मैंने कुछ नहीं कहा। चुपचाप स्टोर रूम में गया, अपना पुराना एप्रन पहना और सफाई करने लगा। कचरा उठाया, टेबल साफ की, सोफे के कुशन ठीक किए और फिर एक कपड़े से फर्श पर लगे कीचड़ के निशान पोंछे। जब लिविंग रूम साफ हो गया तभी विला का दरवाजा खुला। ग्विंकिंग एक और औरत के साथ अंदर आई। वही औरत जिसने स्कूल गेट पर मेरी मदद की थी, लू रुआन। वाह! ग्विंकिंग चिल्लाई। हे भगवान, क्या कोई परी घर आ गई? लू रुआन की नजर कपड़ा पकड़े मुझ पर रुकी। एक जानकार मुस्कान उसके चेहरे पर आई। छोटे भाई, क्या यह सब तुमने किया? तुम बहुत होशियार हो। मेरा चेहरा लाल हो गया। मैंने सिर हिलाया। हेलो दीदी, क्या यह वही है जिसके बारे में तुमने बताया था? ग्विंकिंग ने लू रुआन के कान में फुसफुसाया। लू रुआन सिर्फ मुस्कुराई। वो सीधे मेरे पास आई, दिलचस्पी से मुझे देखा। मेरा नाम लू रुआन है, तुम मुझे दीदी रुआन कह सकते हो। उसकी आवाज में मिठास और चुलबुलापन था। मेरा चेहरा और लाल हो गया। मैंने नीचे देखा, अपने एप्रन के किनारे को बेचैनी से छू रहा था। बोलो। लू रुआन पास आई। एक बार बोलो तो मैं तुझे मिठाई दूं। ग्विंकिंग बगल में खड़ी हंस रही थी। हाँ, मुझे भी दीदी ग्विंग कहो। ठीक उसी वक्त बिंग बिंग दूसरी मंजिल से रेशम के नाइट गाउन में नीचे आई। लिविंग रूम का नजारा देखकर उसकी भौहें तनी। ग्विंकिंग और लू रुआन मेरे दोनों तरफ खड़े थे, जैसे कोई नया खिलौना मिल गया हो। ग्विंकिंग ने मेरा गाल दबाया। वाह, कितना मुलायम है, बहुत मजा आता है। मैं डरी हुई खरगोशनी सा कतरा रहा था। भागना चाहता था पर हिम्मत नहीं हो रही थी। मेरे गाल गहरे लाल हो गए। बिंग बिंग के माथे पर शिकन और गहरी हुई। एक अजीब सा गुस्सा उसके सीने में उठा। वो सोचने लगी, ये मुसीबत तो मेरी थी और अब ये मेरी दोस्तों के लिए खिलौना बन गया है। वो नीचे आई और अपना पानी का गिलास टेबल पर इतनी जोर से रखा कि आवाज हुई। क्लैक! बहुत मजा कर लिया? लू रुआन और ग्विंकिंग तुरंत रुक गए। लू रुआन ने बिंग बिंग को मजाकिया आंख मारी। बिंग बिंग, ये बच्चा बहुत मजेदार है, इसे हमें कुछ दिन के लिए उधार दे दो। चुप रहो। बिंग बिंग का चेहरा तुरंत बर्फ जैसा हो गया। उसने अपने पर्स से एक बैंक कार्ड निकाला और मेरे पैरों के पास फेंक दिया। कार्ड की जमीन से टकराने की आवाज ने कमरे को सन्न कर दिया। ले, बिंग बिंग ने नीचे देखते हुए कहा। उसकी आंखों में घृणा थी। अच्छे कपड़े खरीद, हमेशा ऐसे कपड़ों में मत घुमा कर, मुझे शर्म आती है। मैंने फर्श पर पड़े कार्ड को देखा, ना हिला। कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद मैंने उसकी आंखों में देखा। मेरी आवाज साफ और दृढ़ थी। शुक्रिया मिस बाई, लेकिन मैं ये नहीं ले सकता। मैं अपना रास्ता खुद ढूंढ लूंगा। मैं पार्ट टाइम काम कर लूंगा। बिंग बिंग ने व्यंग्यात्मक हंसी उड़ाई। क्या तू दया दिखाकर मुझे पिघलाना चाहता है? उसे कमजोर दिखने वाले पर अंदर से चालाक लोगों से नफरत थी। काम करेगा और पढ़ेगा भी? ये गरीबी का नाटक करना बंद कर, मुझे उल्टी आती है। इतना कहकर वो बिना पीछे देखे ऊपर चली गई और अपने बेडरूम का दरवाजा जोर से बंद कर दिया। लेकिन मानो कुछ हुआ ही ना हो। जब रात का खाना बनाने का समय हुआ, मैं फिर रसोई में जुट गया। जल्द ही पूरे विला में सुगंध फैल गई। मीठी खट्टी पसलियां, भाप में पकी हुई समुद्री मछली, हरी बीन्स और मशरूम के साथ चिकन सूप। ग्विंकिंग ने भोज देखा, उसके मुंह से पानी आ रहा था। श्याओ चांग, तू सच में परी है। लू रुआन ने अपना फोन उठाया, खाने की फोटो खींची और हंसी। अरे श्याओ चांग, अब से मैं अपना सारा खाना तुझ पर छोड़ दूंगी, ठीक है? बिंग बिंग कपड़े बदलकर नीचे आई। उसने जो दृश्य देखा वो बहुत सौहार्दपूर्ण था। उसकी दो सबसे अच्छी दोस्तें उस लड़के के साथ हंस रही थीं जिससे उसे नफरत थी। उसे प्यार से शियाओ चांग बुला रही थीं, मानो वही असली परिवार हो। और मैं झुककर उनके लिए सूप निकाल रहा था। उसके सीने में गुस्सा और एक अजीब सी अकेलेपन की भावना उठी। बिंग बिंग का चेहरा बहुत गंभीर हो गया। बिंग बिंग, आओ खाओ, बहुत अच्छा है, ग्विंकिंग ने पुकारा। पर बिंग बिंग ठंडी नजर से मेज के पास आई। उसने नहीं बैठी, फोन निकाला और ठंडी आवाज में कहा, मुझे भूख नहीं है, मैंने ऑर्डर कर दिया है। इतना कहकर वो ऊपर चली गई। आधे घंटे बाद खाना आया। चिकना तला हुआ चावल और बेस्वाद समुद्री शैवाल का सूप। बिंग बिंग अपने कमरे में फर्श पर बैठी थी, उस बेस्वाद खाने को देख रही थी। एक निवाला लिया और आगे नहीं खा पाई। नीचे से ग्विंकिंग और लू रुआन की हंसी और बातों की आवाजें आ रही थीं जो उसके दिल में सुई की तरह चुभ रही थीं। उसने गुस्से से खाना एक तरफ कर दिया, लैपटॉप खोलकर काम करने की कोशिश की, लेकिन एक शब्द पर ध्यान नहीं दे पाई। देर रात उसके पेट में तेज दर्द हुआ। बिंग बिंग बिस्तर पर लेटी थी। उसके दिमाग में सुबह के मीठे मुलायम सफेद दलिया और शाम के सूप की यादें उमड़ने लगी। दत्त! वो अचानक बैठ गई। अंधेरे में कुछ देर संघर्ष करती रही। आखिरकार उसने अपने दर्द के आगे घुटने टेक दिए। नीचे कुछ खाना बचा होगा?
वो नंगे पांव चोर की तरह चुपचाप कमरे से निकली और सीढ़ियों से उतरी। लिविंग रूम पूरी तरह अंधेरा था, सिवाय खिड़कियों से आती चांदनी के। अंधेरे में हाथ फैलाकर वो रसोई के दरवाजे तक पहुंची। उसने फ्रिज का दरवाजा खोला। फ्रिज के खुलते ही एक मुलायम रोशनी बाहर फैली। उस रोशनी ने फ्रिज के सामने की जगह को जगमगा दिया और साफ तौर पर एक काली परछाई दिखी जो खाने की मेज के पास बैठी थी। बिंग बिंग का दिल जोर से धड़का। वो जड़ हो गई। उसी वक्त मैं अंधेरे में बैठा था। मेरी नजरें उससे टकराईं। फ्रिज की धुंधली करीबी रोशनी में वातावरण बर्फीला हो गया। बिंग बिंग के चेहरे पर कच्ची घबराहट थी जो वो छिपा नहीं पाई। उसका गला सूख गया। उसका दिमाग तेजी से दौड़ रहा था, घर की मालकिन की शान बचाने के लिए। मैं सिर्फ पानी पीने नीचे आई थी, उसने शांत दिखने की कोशिश में कहा, पर उसकी आवाज सामान्य से कमजोर थी। मैंने उसे टोका नहीं। मेरी नजर उसके पेट पर हाथ की तरफ एक पल के लिए टिकी। नूना, क्या पेट में दर्द हो रहा है? बिंग बिंग के गाल शर्म से जलने लगे। वो इतनी शर्मिंदा थी कि भाग जाना चाहती थी, लेकिन पेट के तेज दर्द ने उसे जगह पर जड़ दिया। मैंने कुछ नहीं पूछा, चुपचाप उठा और चूल्हे की तरफ बढ़ा। पानी की आवाज और फिर गैस के जलने की आवाज हुई। अंधेरे में नीली लौ नाची। बिंग बिंग वहीं खड़ी रही। न जा पा रही थी, न आराम से खड़ी रह सकती थी। मैंने कुशल रसोइये की तरह हरे प्याज काटे, अंडे फेंटे। 10 मिनट से भी कम में हल्की और सुगंधित नूडल्स की खुशबू पूरी रसोई में फैल गई। वो खुशबू जाल की तरह थी जिससे बिंग बिंग का पेट और जोर से गड़गड़ाया। मैं एक कटोरी साफ शोरबा नूडल्स लेकर आया। शोरबा क्रिस्टल जैसा साफ था, हरे प्याज हरे भरे थे और बीच में एक सुनहरा पूरी तरह पका हुआ अंडा था। बहुत सरल पर बहुत स्वादिष्ट। नूना, कुछ खा लो तो पेट ठीक होगा, मैंने धीरे से कहा, और फिर जानबूझकर अंधेरे में पीछे हट गया। उसके घमंड का पेट दर्द और उस स्वादिष्ट भोजन के सामने कोई मुकाबला नहीं था। वो पूरी तरह हार गई। उसने एक कुर्सी खींची, नूडल्स उठाए, फूंक मारी और एक निवाला लिया। नूडल्स चिकने और बिल्कुल सही चबाने लायक थे। उसके साथ शोरबा की मिठास ने उसके पेट को गर्म कर दिया और तेज दर्द कम हो गया। उसने एक और घूंट लिया। उसकी जीभ पर ताजगी का धमाका हुआ। उसने कुछ नहीं कहा, एक एक निवाला खाती रही। जल्द ही कटोरी खाली हो गई। उसने सारा शोरबा भी पी लिया। आखिरकार उसका पेट गर्म और आरामदेह महसूस कर रहा था। उसका पूरा शरीर शिथिल पड़ गया। उसने चॉपस्टिक नीचे रखी। अब उसने मुझे अच्छी तरह देखा। पतला, छोटा, सिर्फ 14 साल का, पर मिशेलिन स्टार शेफ से भी बेहतर कौशल। साफ तौर पर उसके घर का एक आश्रित बच्चा जिसने उसकी शाम की शर्मिंदगी देखी और चुपचाप नूडल्स बनाकर उसकी मदद की। जब वो खोई हुई थी, मैंने टेबल साफ करने के लिए कदम बढ़ाया। रसोई की रोशनी पीछे से आ रही थी। उसके हाथ पर पड़ी। नूना, आपके हाथ को क्या हुआ? उसने अपना हाथ देखा। पता चला कि उसके दाहिने हाथ के पीछे एक लाल जलन का निशान था। बस गलती से जल गया, उसने बेपरवाही से कहा। मैं स्टोर रूम से गया और एक छोटा सा खुरदरा मिट्टी का जार लेकर आया। ढक्कन खोला तो ताजी जड़ी बूटियों की खुशबू आई। मुझे दवा लगाने दो। नहीं, जरूरत नहीं है, कुछ बड़ी बात नहीं है। बिंग बिंग ने मना करना चाहा। मैंने नहीं सुना। साफ उंगली से थोड़ी गहरी हरी मलहम निकाली और उसके हाथ को छूने के लिए बढ़ा। बिंग बिंग बिजली से झटका खाकर पीछे हटी। उसे किसी पुरुष का अछूत स्पर्श नफरत था। मेरा हाथ हवा में रुक गया। अगर इलाज नहीं किया तो कल तक छाला पड़ जाएगा, शायद निशान भी रह जाए। बिंग बिंग ने ऊपर देखा। उसने मेरी साफ मासूम निगाहें देखीं जिनमें सिर्फ चिंता थी। उसके गले में मना करने के शब्द अटक गए। जैसे किसी जादू से उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। मैंने सिर झुकाकर ध्यान से उस पर दवा लगाई। बिंग बिंग को जलन की जगह ठंडक महसूस हुई। उसने मेरी लंबी पलकों की परछाई देखी। उसका दिल धड़क उठा। हो गया। मैंने हाथ वापस लिया और जार बंद किया। रसोई का तनाव कम हो गया। यह सब कहां से सीखा? बिंग बिंग ने जार की तरफ इशारा करते हुए पूछा। अनाथालय की वार्डन दादी ने सिखाया, मैंने धीरे से जवाब दिया। और खाना बनाना भी। उन्होंने कहा, अगर बहुत कौशल सीख लिए तो दुनिया में भूखे नहीं मरोगे। यह सुनकर बिंग बिंग का दिल दहल गया। तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? मैंने उन्हें कभी नहीं देखा, मैंने शांति से जवाब दिया। मुझे अनाथालय के दरवाजे पर छोड़ दिया गया था। वार्डन दादी ने मुझे पाला। बाद में जब दादाजी ने मुझे ढूंढा तो मुझे अपने साथ ले गए। मैंने बिना किसी शिकायत या दुख के ये सब कहा जैसे किसी और की कहानी हो। बिंग बिंग ने मुझे देखा। उसके दिल में जो गहरी नफरत थी वो धीरे धीरे पिघलने लगी और जगह जटिल भावनाओं ने ले ली। यह बच्चा सच में दयनीय है। उसने अपने दिमाग की उलझन को दूर भगाया, खड़ी हुई और बोली कि देर हो गई है, सो जाओ। इतना कहकर वो जैसे भागती हुई ऊपर चली गई। अगली सुबह जब बिंग बिंग उठी तो उसे बहुत ताजगी महसूस हुई। पेट पूरी तरह ठीक था, जैसे कल रात का दर्द सिर्फ एक भ्रम था। उसने अपने हाथ के पीछे देखा। लाल जलन का निशान अब सिर्फ हल्का गुलाबी दाग बन गया था। उसने सोचा, यह देसी मलहम कितना कारगर है। वो खिड़की के पास गई और पर्दे खोले। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। मैं बगीचे के बीच में खड़ा था। मेरे पास एक बड़ा प्लास्टिक का बर्तन था जो झाग से भरा था। मैं कपड़े हाथ से धो रहा था। बर्तन के किनारे पर बिंग बिंग का रेशमी ब्लाउज रखा था, पर जिस बात ने बिंग बिंग को हैरान कर दिया वो था मेरे हाथों में काली लेस वाली चीज जिसे मैं रगड़ रहा था। बूम! उसके सिर पर गर्मी चढ़ गई। कल रात मेरे बारे में जो थोड़ी सी राय बनी थी और वो दया का जज्बा सब धूल में मिल गया। अब सिर्फ शर्म और गुस्सा बचा था। बिना सोचे उसने अपने कमरे का दरवाजा खोला और तूफान की तरह नीचे आई। बगीचे का दरवाजा पटक कर खोला और सीधे मेरे सामने आ गई। हाय चांग! उसकी आवाज गुस्से और शर्म से कांप रही थी।
ये क्या कर रहा है कमीने? मैं उसके अचानक आने और चीखने से डर गया। मेरे हाथ में अभी भी वो झाग और काली लेस वाली चीज थी। मैं वहीं खड़ा रहा, सन्न, उसके चमकते लाल चेहरे को देख रहा था। मैंने देखा कि टोकरी में कपड़े थे, तो सोचा एक साथ धो दूं। तुझे किसने इजाजत दी? बिंग बिंग ने वो चीज छीन ली जिसे देखकर वो अपना चेहरा छिपाना चाहती थी। उसने उसे मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया, जैसे उसे तुरंत कुचल देना चाहती हो। तुझे मेरी चीजें छूने की किसने इजाजत दी? उसका घृणित चेहरा देखकर मैं कांप गया और पीछे हट गया। मैंने सिर झुका लिया। मैं सिर्फ और काम करना चाहता था ताकि वो मुझसे कम नफरत करें। पता चला जितना करता हूं उतना ही बिगाड़ता हूं। इतनी सुबह सुबह क्या चीख पुकार मची है? ग्विंग ने एक लंबी जम्हाई ली, आधी नींद में बाहर आती हुई। उसके पीछे लू रुआन भी जाग कर आई। बिंग बिंग, तुझे पागल हो गया है? ग्विंग ने बगीचे का नजारा देखा और पूरी तरह जाग गई। शियाओ चांग तुम्हारे लिए कपड़े धो रहा है, तू उस पर क्यों चिल्ला रही है? उसने मेरे पास आकर बर्तन में झाग और सुतली पर लटके कमीजें देखी। हे भगवान, तूने मेरी स्पोर्ट्स टैंक टॉप भी धो दी! ग्विंकिंग उत्साह से चिल्लाई। शियाओ चांग, तू बहुत अच्छा है। लू रुआन दरवाजे के चौखट पर झुकी थी। उसकी नजरें मेरे परेशान चेहरे और बिंग बिंग के लाल गालों के बीच घूम रही थीं। उसने मुझे ऊपर से नीचे देखा, एक मजाकिया मुस्कान के साथ। अरे हमारी सीईओ बाई, इतनी सुबह सुबह आग क्यों बबूला रही है? क्या शर्म आ रही है? चुप रहो। बिंग बिंग को अपनी दो दोस्तों के साथ गुस्सा और बेचैनी महसूस हुई। उसके गुस्से के लिए कोई जगह नहीं थी। उसने मुझे जलती नजरों से देखा। मेरी चीजें कभी मत छूना। इतना कहकर वो उस गीली चीज को कसकर पकड़े विला की तरफ भागी। स्लैम! बाथरूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। इस बीच आइकुन नंबर 2 हाई स्कूल में मैं क्लास के कोने में चुपचाप बैठा था, सुंदर और बेदाग। घंटी बजते ही जब मैंने अपना पुराना पेंसिल केस निकाला तो अचानक मेरी मेज के कोने पर एक ठंडी पानी की बोतल रखी गई। क्लासमेट हाई चांग, एक मुलायम लड़की की आवाज आई। मैंने ऊपर देखा। क्लास की सुंदरता ली श्यू मुस्कुरा रही थी। मैंने देखा कि तुम पानी की बोतल नहीं लाए हो, ये तुम्हारे लिए है। उसने बोतल मेरी तरफ बढ़ाई